हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, और वो बात करनी है सोनम वांगचुक के बारे में। आप सभी लोग इस चीज से परिचित होंगे कि उनका जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अभी उनकी जो वाइफ है उनको जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने लेटर लिखा है इस बारे में। तो उनके बारे में जानते तो सभी लोग होंगे, काफी ट्रेंडिंग में न्यूज़ है उनके बारे में। ट्रेंडिंग में न्यूज़ है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की हैं, जैसे कि अभी आपने जो देश के आर्मी है उनके लिए वो कैंप बनाए थे, सोलर कैंप, सोलर हीटेड कैंप बनाए थे, क्योंकि वहाँ सभी जानते हो लद्दाख का इन्वायरमेंट कैसा रहता है। तो उनके लिए सोलर हीटेड इन्वायरमेंट वो बनाए थे, कैंप बनाए। और वो जो फार्मर्स के लिए बनाए थे वो स्तूप जो था। तो इस तरीके से काफी काम किए देश के लिए, और हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लद्दाख के लिए आवाज उठाए वो। अभी क्या था कि उनकी एक मांग थी गवर्नमेंट से। बेसिकली था क्या कि जब वहाँ इलेक्शन चल रहा था तो 370 जो बैठी थी वहाँ। तो वहाँ पर क्या था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि उस टाइम पर जब इलेक्शन वहाँ पर था तो ये कहा गया था कि वो 6 शेड्यूल में इसे रखेंगे लद्दाख को, ये कहे थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि पहले तो था क्या कि वो पहले यूनियन टेरिटरी मांग कर ही रहे थे। वो जब 370 हटाए गए तो यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो उनकी कुछ चीजें जो थी, जो उनकी डिमांड थी, उस तरीके से वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उनको लगता था कि पूरी हो जाएगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी उनकी वो मांग, उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी उस तरीके से। जैसे कि वहाँ का एजुकेशन है, या फिर जो एक जैसे क्या होता है कि एक वहाँ की जो चीजें हैं बहुत जैसे कहते हैं कि ना बहुत कोमल चीजें हैं। तो वो तरीके से वहाँ का एनवायरनमेंट है बहुत ही वहाँ का एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं इसको, जो भी आप ऐसे मान के चलिए, बहुत कोमल, इस तरीके से नाजुक है वहाँ का। तो अब था क्या कि उसको जब यूनियन टेरिटरी बना देगा तो बेसिकली यहाँ से जो हमारी गवर्नमेंट है तो अब वो दिल्ली से वहां पर उसको कंट्रोल करती है। तो इन्होंने ये कहा कि आप इतना दूर से पॉसिबल नहीं है कि वहां पर अच्छे से आप देखरेख कर सकें, तो आप इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। इतनी सी उनकी डिमांड थी, पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे वो। तो देखा जाए तो वो कोई गलत नहीं है, देखा जाए तो वो कोई गलत नहीं, क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है। वहाँ उधर क्या है, चीन का बॉर्डर है। और वो क्या है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी सेंसिटिव है। तो इसलिए वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे। अभी क्या है कि वो इसी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और होता क्या, जैसे एक अपनी स्टेट होती है तो वहां पर जो वहां का सीएम रहता है या इस तरीके से जो भी है, तो अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकता है अपने राज्य को है। जैसे हर स्टेट का एक सीएम होता है तो अपने स्टेट को देखता है वो। तो इस तरीके से वो भी सोच रहे थे कि यहाँ मतलब क्या है, इसको एक पूर्ण राज्य दे दिया, मतलब इसको स्टेट बना दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए इसको। तो यही मांग वो उनकी डिमांड थी, उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट किए, उनका शांतपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन उसमें था क्या, काफी समय से ये उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि उसमें एक एक जो पूर्व सैनिक थे, जो हमारे आर्मी में कभी रहे होंगे, कभी रहे थे आर्मी, सॉरी कभी रहे थे आर्मी में। तो वो उनकी अचानक से कुछ तबीयत खराब हो गई। वो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनकी भी तबीयत खराब हो गई जब। तो जो यंग जनरेशन के लोग थे, अब यंग जनरेशन के लोग, तो उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया इस चीज को लेकर के। तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो थोड़ा प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। हालांकि ये ऐसा नहीं जैसे गवर्नमेंट शो कर रही है कि इन्होंने उसको भड़काया है, तो ये चीज नहीं था।
क्योंकि आप सभी लोग अगर देखोगे पूर्णतया उनकी स्टेटमेंट देखोगे, तो जो स्टेटमेंट देखोगे तो कुछ और ही निकल के आता है। तो इसलिए क्या है कि वो वहाँ पर जब जो यंग जनरेशन के लोग थे वो वहाँ पर थोड़ा वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो इन्होंने उसको विरोध किया कि मतलब ये जो है इस तरीके से हम नहीं चाहते हैं प्रोटेस्ट हो, हम नहीं चाहते हैं इस तरीके से। और तुरंत ही अपना अनशन पर थे ये, तो अनशन अपना तोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हो, क्योंकि ये एक गांधीवाद की तरह से चल रहे थे। तो फिर क्या है, अब जब वायलेंट तरीके से हो गया, अब इन पर क्या है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से सीआईडी लगा दी गई और बहुत सारी छानबीन होना शुरू हो गई, और फिर बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए गए कि काफी इनके लिंक बहुत जगह पाकिस्तान से लिंक है, चीन से लिंक है, और इनको धीरे धीरे एनएसए के तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया। एनएसए बेसिकली वहां पर लगाया जाता है जो देश विरोधी हो, देशद्रोही हो, वहां पर लगाया जाता है। और एक ऐसा इंसान जो देश के लिए इनोवेटिव का काम, एक्टिविस्ट है, और वो जो देश के लिए काम कर रहा है, उस पर लगाना कहीं ना कहीं ये उचित नहीं था इस तरीके से। और ये भी है कि वो काफी देश में नहीं विदेश में भी जाके इस देश का नाम रोशन किए, वहां पर जाके स्टेटमेंट देते हैं अपने देश के लिए कि हाँ इंडिया का एनवायरमेंट ऐसा है, इंडिया ऐसी है वैसी है, इंडिया के बारे में बोलते हैं वहाँ अच्छा खासा। कभी जाके अभी जो जिसके बारे में काफी चर्चाएं होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल जो है, तो वो जो है हमारी जो करंट में जो भी रूलिंग पार्टी जो है, उसके आईटी सेल काफी उनको दिखाती है कि अरे ये पाकिस्तान में जा गए थे, वहां पे इनके लिंक है पाकिस्तान से। लेकिन कंप्लीट अगर वहां का देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां की जो करने गए थे ये, वहां की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, तो वो बेसिकली जो यहाँ के जो इंडिया के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के, उनको अच्छा बता रहे हैं, बल्कि कि हाँ मतलब काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे ने वर्क किया है एनवायरनमेंट को लेके। बहुत सारी चीजें इंडिया को अच्छा कर मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और फिर भी इस तरीके से एनएसए लगा के अरेस्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा दिल में खटकती है कि सबको अपना अधिकार है बोलने का इस देश में, और सबको, और वो कुछ ऐसा नहीं कुछ गलत मांग रहे थे, पूर्ण राज्य का दर्जा ही तो मांग रहे थे अपना। और ये अच्छी बात है ना, अगर वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वहां उसकी देखरेख अच्छे से हो सकेगी, ये चीज है। तो हमारी समझ से कि कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि देश में हर व्यक्ति को इस पर टॉपिक पे बोलने के लिए और आवाज उठाना बहुत जरूरी है हम सबको, क्योंकि आवाज अगर उठाओगे नहीं तो धीरे धीरे आवाज दब जाएगी, और फिर जो इस देश के लिए कोई करना चाहेगा तो आगे चल के नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी आवाज दबा दी जाएगी। तो इसीलिए हर इंसान को बोलना चाहिए कि यही चीज है, हमारा बोलना हमारा अधिकार है, ठीक है। अपने अधिकार को पहचानो, अपने राइट्स को पहचानो, और कोई अगर हमारे देश के लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो ये था मतलब जरूरी था यार बोलना इस चीज पे, और सब लोग कोशिश ये रहेगी कि सब लोग साथ में खड़े रहेंगे एक साथ में, ठीक है। तो अब आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, और पिछला जो लेक्चर लिया गया था वो क्लोरोफाइसी का था। तो क्लोरोफाइसी में क्या क्या बताए थे, उसका हैबिटाट्स बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे, और स्ट्रक्चर के साथ साथ में फिर सेल वॉल के बारे में बताए थे, और सेल वॉल, फ्लैजिला हो गया, उसमें कौन सा फूड स्टोर होता है, इन सब के बारे में प्रॉपर आपको बताया गया था, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा पहले उसको रिकॉल करवाते हैं, जैसे हमेशा करवाते हैं उसी तरीके से थोड़ा रिकॉल करवाते हैं, फिर उसके बाद में करंट में आज चालू करते हैं क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्लोरोफाइसी की बात करते हैं, इसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अब आते हैं उसके हैबिटाट के ऊपर। हैबिटाट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो ग्रीन एल्गी होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर में भी कुछ एल्गी पाई जाती हैं,
ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इनका स्ट्रक्चर होता है सिंपल होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, सिंपल होता है, ब्रांच होता है। और अगर हम देखते हैं कि कुछ इसमें जो होते हैं स्ट्रक्चर, तो वो तो फिलामेंटस रहता है, आपको बताया भी थे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, हालांकि जनरल पढ़ रहे थे, जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे एल्गी के, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था। फिर एक बार यहाँ पर बताते हैं, कॉलोनियल फॉर्म अगर बताते हैं, कॉलोनियल फॉर्म की बात करते हैं, तो कॉलोनियल फॉर्म मैंने आपको बताया था, कॉलोनियल फॉर्म के बारे में कौन सा था बताया था आपको, वॉलवॉक्स, ठीक है। और उसके बाद में कॉलोनियल फॉर्म के बाद में आपको मैंने एक और बताया था, कौन, फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। तो फिलामेंटस फॉर्म की अगर बात करते हैं, फिलामेंटस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो ये कौन सा था, यूलोथ्रिक्स, और क्या बताया था, स्पायरो वगैरह बताया था, ठीक है। और यूनिसेलुलर की अगर बात करते हैं, तो बेटा क्या बताया था यूनिसेलुलर के बारे में, क्लेमाइडोमोनास बताया था और क्लोरेला बताया था, ठीक है। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद में सेल वॉल की, और बात करें तो सेल वॉल में इनर जो होती है, मैंने क्या बताया था आपको कि प्लांटिया पढ़ रहे हैं, तो अगर हम प्लांटिया पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो यही रहेगा कि उसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा। तो अगर सेल्यूलोज पाया जाएगा तो मतलब चाहे ग्रीन एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, और चाहे फिर रेड एल्गी हो, और उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगी कॉमन, सेल्यूलोज कॉमन रहेगी सेल वॉल में उसकी, ठीक है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाएगी उसमें। तो इनर सेल्यूलोज रहेगा। आउटर की अगर बात करते हैं तो वो पेक्टोल्स की होती है, आउटर, मतलब जैसे अगर सेल वॉल देखें, जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है, ऐसे ऐसे सेल वॉल है, मान के चलो ऐसे सेल वॉल है, तो ऐसे ये इनर ऐसे सेल्यूलोज रहेगी, और आउटर क्या चला जाएगा इसमें, पेक्टोल चला जाएगा, ऐसे पेक्टोल चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि प्लांट की अगर पढ़ेंगे तो उसमें सेल्यूलोज मैंडेटरी रहेगी, ठीक, इनर सेल्यूलोज सेल वॉल होगी, आउटर पेक्टोल्स की होगी, ये ग्रीनरी की बात हो गई। उसके बाद में सेल वॉल के बाद में अब अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला इसमें 2 to 8 यानी 2 से 8 होते हैं फ्लैजिला, वो भी इक्वल होते हैं, और इक्वल जो अगर हैं तो उनको हम आइसोकॉन्ट बोलेंगे, ठीक है बेटा, उनको हम आइसोकॉन्ट बोलेंगे। और वो भी कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं। एपिकल का मतलब ये होता है जैसे कि ये अगर गैमीट है ऐसे, ये अगर ऐसे गैमीट है, तो एपिकल का मतलब ये होगा ऐसे, और वो भी सेम साइज के ऐसे होंगे, ठीक है, एपिकल का मतलब ऊपर से निकलेगा, सेम साइज के होंगे। तो इस तरीके से कुछ इनके फ्लैजिला रहते हैं, ठीक है। ये तो क्लोरोफाइसी की बात है कि ये गैमीट है या स्पोर मान लो, ऐसे ये गैमीट है, तो उसके सिर के पास से 2 फ्लैजिला निकलेंगे, वो भी इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए इनको आइसोकॉन्ट बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, जो भी रिवीजन करवा रहे हैं एकदम फोकस्ड होके ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैजिला की, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद में फ्लैजिला के बाद में पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट क्या होता है, देखो आप एबीसीडी याद रखिए। अगर हम देखो क्या है कि चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे कौन सा हो, रोडोफाइसी हो, तो चूंकि हम प्लांटिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज और कॉमन रहेगी, क्या रहेगी कॉमन, वो रहेगी कॉमन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्लांटिया में पाया ही पाया जाएगा, हर जगह पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। तो जैसे वहां सेलवाल में सेल्यूलोजी सेलवाल कॉमन थी, ऐसे ही पिगमेंट में यहाँ पर क्लोरोफिल ए कॉमन रहेगा। उसके साथ में फिर अगर क्लोरोफाइसी पढ़ रहे हैं तो उसमें ए के साथ में बी ले लो, और फिर अगर ब्राउन एल्गी पे चले जाते हैं फियोफाइसी में, तो ए के साथ में सी ले लो, और फिर अगर रोडोफाइसी में जा रहे हैं तो ए के साथ में सी ले लो। बस ए बी सी याद रखो, मतलब ए तो है ही सब में, ए तो सब में कॉमन ही रहेगा। उसके साथ में बस इतना ध्यान रखो कि अगर क्लोरोफाइसी पढ़ रहे हैं तो उसमें ए के साथ में बी ले लो, बी के बाद सी आता है,
तो अगर फिर उसके बाद में फियोफाइसी अगर पढ़ रहे हैं, ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हैं, तो फिर ए के साथ में सी ले लो, और अगर हम रोडोफाइसी पढ़ रहे हैं तो ए के साथ में डी ले लो। बस ये पिगमेंट हो गए। तो अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं, किसका रिकॉल कर रहे हैं, किसका रिवीजन कर रहे हैं, क्लोरोफाइसी का रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम ए के साथ में बी लेंगे। ठीक है, तो पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए के साथ में बी पाया जाता है। ठीक, ये हो गया पिगमेंट की बात हो गई। अब इसके बाद में अब आते हैं स्टोर्ड फूड की बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो स्टोर्ड फूड जो होता है इसमें वो क्या होता है, स्टार्च होती है, और स्टार्च ऑयल ड्रॉपलेट्स भी इसमें कुछ रहता है। तो ये हो गया स्टोर्ड फूड। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन प्लांटिया, फिर वही बात, प्लांटिया है, क्लोरोफिल ए है, तो चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो, कॉमन रहेगा सब में कैसा, फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि हम प्लांटिया पढ़ रहे हैं। तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, और वो भी कैसी होगी, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होगी, इसीलिए हम न्यूट्रिशन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक, अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फिर वही बात, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में कॉमन रहेगा, बाई फ्रेगमेंटेशन। एल्गी का फ्रेगमेंट बन जाएंगे, वही जो फ्रेगमेंट होंगे वो नया नया एल्गी बना लेंगे। ठीक बेटा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें स्पोर बनेंगे, और स्पोर बनेंगे तो हमने आपको बताया था कि वो उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो यहां पर कौन सा स्पोर बनेगा, जू स्पोर बनता है। जू स्पोर के थ्रू यहां पर क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर गैमेट्स बनते हैं। बस हो गया। तो अब शुरू करते हैं। ये तो देखो क्या है कि एक रिव्यू हो गया क्लोरोफाइसी का, जो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फियोफाइसी की बात करते हैं। तो अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो इसमें क्या रहता है, फियोफाइसी में हैबिटाट की बात करते हैं। ठीक है, तो सेम वही हैबिटाट की यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जो मेनली एल्गी जो पाई जाएंगी, ब्राउन एल्गी जो मेनली पाई जाती हैं, तो ब्राउन एल्गी कहाँ पाई जाती हैं, मेनली मरीन वाटर में। ठीक है, मेनली कहाँ पाई जाएंगी, वो मरीन वाटर में पाई जाती हैं। और उसके बाद में कुछ एल्गी जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि मेनली जो एल्गी होती हैं वो कहाँ होगी, जो मेनली एल्गी होंगी वो कहाँ होंगी, तो जो मेनली एल्गी होंगी वो होती हैं मरीन वाटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल दो फियोफाइसी। क्या डालोगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या डालोगे, फियोफाइसी। ठीक है, यहाँ पर डाल लो फियोफाइसी। ठीक है, तो पहली हेडिंग आती है हैबिटाट। तो पहली हेडिंग शुरू करते हैं हैबिटाट के बारे में। मेनली कहाँ पाई जाती हैं ये, तो आपको भी जैसे बताया यहाँ पे देखो, इधर हैबिटाट की अगर बात करें तो मेनली ये कहाँ पाई जाएंगी, मरीन वाटर में। मेनली इन मरीन वाटर and some mainly in marine water, some in fresh water। कुछ जो होती हैं एल्गी वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ एल्गी जो होंगी वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, मेनली मरीन वाटर में पाई जाती हैं। मरीन वाटर क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या है कि इसका जो साइज होता है
साइज एंड फॉर्म वो काफी वेरी करती है। मतलब ये क्या होती है, छोटी छोटी एल्गी भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी एल्गी भी होती हैं। छोटी छोटी एल्गी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी एल्गी होती हैं, इसलिए इनका साइज और फॉर्म इनकी वेरी करती है। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें क्या होता है, फिलामेंटस फॉर्म, मतलब क्या है, कुछ जो सिंपल ब्रांच होती हैं जिनमें मतलब कुछ हल्की फुल्की ब्रांचिंग पाई जाती है, सिंपल ब्रांच होती हैं फिलामेंटस फॉर्म। तो वहां से लगा करके और बहुत मैसिव प्लांट बॉडी होती है, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडी होती है, मतलब पूरे से जंगल खड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लांट बॉडी होती है कि प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, एसएनसीईआरटी में लिखा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। उनका एग्जांपल क्या है, कैल्प्स। कैल्प्स ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, एकदम जंगल, इनके बहुत बड़े बड़े 100 फीट के ऊंचे ऊंचे इनके जंगल रहते हैं, इतने बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, ये एल्गी हो जाती हैं ये। तो इसलिए कहता है इनकी साइज और फॉर्म बहुत ज्यादा वेरी करती है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, सो ग्रेट वेरिएशन, सो ग्रेट वेरिएशन in size and form, so great variation in size and form। अभी बताया ना कि छोटी छोटी एल्गी भी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी एल्गी भी होती हैं, इसलिए इनका साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन इनको देखने को मिलता है इनमें। साइज, सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इतना नोट करो। ठीक है, इतना नोट करो आप। ठीक, अब आते हैं, तो अब आते हैं कि मतलब कौन 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 है एल्गी, उसके बारे में बात करते हैं। हाई वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन मैसिव प्लांट बॉडी किसकी रहती है और सिंपल ब्रांच्ड एल्गी कौन सी है। तो अब कहां से कहां तक, फ्रॉम, उसी के आगे स्ट्रक्चर में ही ये लाइन है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हेडिंग डाले थे उसी में ही ये लाइन है, आप ध्यान रखिएगा। फ्रॉम, फ्रॉम सिंपल, क्या लिखोगे यहां पर, फ्रॉम सिंपल, फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस। फिलामेंटस का इसका एग्जांपल क्या रहेगा, एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस, फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म किसकी है, एक्टोकार्पस की। टू, क्या लिखो यहां पर, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचिंग, बहुत बड़ी मैसिव प्लांट बॉडी, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, इसका एग्जांपल हो जाए कैल्प्स, कैल्प्स, इसका एग्जांपल हो जाए कैल्प्स। ये क्या होता है, समुद्र के अंदर पाई जाती हैं और बहुत बड़े बड़े एल्गी होती हैं, ये 100 मीटर की ऊंची ऊंची एल्गी होती हैं ये, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लाइन आप नोट करिए। स्ट्रक्चर, अब इसके बाद में, स्ट्रक्चर के बाद में, स्ट्रक्चर हो गया, अब यहाँ पर बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, तो सेल वॉल में एक चीज आपको मैंने बताया था कि कॉमन रहता है सेल वॉल में, वो क्या कॉमन रहता है, सेलुलोज पाया जाएगा। तो क्या है कि सेलुलोज तो सब में पाया जाएगा। वहां पर क्या है, जब हम पढ़ रहे थे क्लोरोफाइसी, तो वहां पर क्या था, सेलुलोज के साथ में पेक्टोज था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम फ्यूफाइसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सेलुलोज तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा, सेलुलोज होगा, सेलुलोज तो होगा ही होगा, उसके साथ में यहाँ पर एलिजिन आ जाती है। क्या है कि एलिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, इनर सेलुलोज प्लस, इसमें क्या पाया जाएगा, एलिजिन। ठीक है, इसमें साथ में इनर सेलुलोज, अंदर की तरफ सेलुलोज होगा और बाहर एलिजिन पाई जाती है इसमें। ठीक है, सेलुलोज के साथ में यहाँ पर एलिजिन पाई जाएगी इसमें, इतना आप याद रखिएगा। क्लोरोफाइसी में यहाँ पर क्या था, पेक्टोज था, यहाँ पर सेलुलोज के साथ में क्या गया, एलिजिन आ गया। बस ये आपका सेलुलोज हो गया, वो सेल वॉल हो गया। आप ना नोट करो पहले।
कितना नोट करो आप, ठीक है। सेलुलोज के साथ में यहाँ पर सेलुलोज के साथ में एलिजीन हो गया यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद में सेल वॉल के बाद में फिर अब बात करते हैं फ्लैजिला की। तो जब हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, जब हम फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फ्लैजिला फ्लैजिला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लोरोफाइसी में क्या था, क्लोरोफाइसी की अगर बात करते हैं तो वहां पर 2 से 8 वो भी इक्वल साइज के आइसोकॉन्ड फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, एपिकल पाए जा रहे थे, किसमें, क्लोरोफाइसी में पाए जा रहे थे, ठीक है। देखो ये तो बहुत ध्यान से सुनो, एकदम बहुत ध्यान से सुनो। क्लोरोफाइसी की जब बात कर रहे थे हम, तब वहां पर क्या था कि 2 से 8 इक्वल साइज के आइसोकॉन्ड फ्लैजिला, इक्वल साइज के ना आइसोकॉन्ड फ्लैजिला, वो एपिकल पाए जा रहे थे। अब बात करते हैं फियोफाइसी, जो भी करंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में क्या होता है कि यहाँ पर दो फ्लैजिला होते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 फ्लैजिला होंगे, वो भी कैसे होंगे, अनइक्वल साइज के होते हैं, जिसे हम हेटेरोकॉन्ड फ्लैजिला बोलते हैं। वो भी कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, यहाँ पर लिख लो टू, वो भी कैसे होंगे, मतलब टू अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेटेरोकॉन्ड। टू अनइक्वल क्या इसको लिखेंगे, हेटेरोकॉन्ड लिखेंगे, हेटेरोकॉन्ड से लिखेंगे। टू अनइक्वल और कैसे होंगे, टू अनइक्वल और कैसे होंगे, लेटरल होंगे, ठीक है। वहां पर क्या था, 2 से 8 थे, इक्वल था और एपिकल था, लेकिन यहाँ पर फ्लैजिला कैसे होते हैं, 2 अनइक्वल, यहाँ पर अनइक्वल होगा और वो लेटरल रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप ऐसे मान के चलिए, जैसे कि ये कोई गैमीट है, स्पोर है, ठीक, तो गैमीट है, स्पोर है, तो उसमें क्या ऐसे निकलेगा फ्लैजिला, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा। इस तरीके से कुछ फ्लैजिला देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये लेटरल फ्लैजिला है और कैसे हैं, अनइक्वल हैं, 2 फ्लैजिला हैं। इस तरीके से कुछ फ्लैजिला देखने को मिलेगा आपको फ्लैजिला की बात करें तो, ठीक है। अब फ्लैजिला के बाद में अब बात करते हैं किसकी, पिगमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पिगमेंट क्या रहेगा, अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट क्या रहेगा यहाँ पर, अगर हम पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल कौन सा रहेगा यहाँ पर, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी होता था, लेकिन यहाँ पर पिगमेंट क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी रहेगा यहाँ पर। वहां पर बी हो गया ना, यहाँ पर सी रहेगा। साथ ही साथ में इसको हम ब्राउन लिली क्यों कहते हैं, और ये क्यों ब्राउन दिखती है, ये क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पर एक पिगमेंट और पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथीन बोलते हैं उसको हम, क्या बोलेंगे उसको हम, फ्यूकोजेंथीन बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथीन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी पाया जाएगा, उसके साथ ही साथ में इसमें फ्यूकोजेंथीन भी पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, ये ब्राउन दिखती है, फ्यूकोजेंथीन की वजह से ये ब्राउन दिखेगी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक चीज नाम और देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी भी इसको हम बोलते हैं। फियोफाइसी को हम क्या बोलेंगे, फियोफाइसी तो क्लास है, इसको हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला के साथ में ये पिगमेंट हो गया इसका पिगमेंट। अब इसके बाद में अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो पिगमेंट हो गया। अब इसके बाद में हम स्टोर्ड फूड की अगर बात करें तो स्टोर्ड फूड इसमें क्या रहेगा, तो स्टोर्ड फूड क्लोरोफाइसी में क्या स्टोर्ड फूड था, देखो पढ़ाएंगे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि सब एकदम कंपेयर करके बताएंगे, ताकि आपका अगर क्लोरोफाइसी पढ़े हो आप तो वहां से आपका क्लियर हो जाए, क्लोरोफाइसी भी आपका एक बार रिवाइज हो जाए साथ ही साथ में, और उसके साथ में यह पता चल जाएगा कि यहाँ पर
क्या चीज उसकी अपेक्षा यहाँ पर उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर्ड फूड की अगर बात करें हम, स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो स्टोर्ड फूड यहाँ पर क्या रहेगा, देखो वहां पर क्या था स्टोर्ड फूड, अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहां पर स्टार्च था एंड ऑयल था, ऑयल ड्रॉपलेट्स थी, ये लिखते थे वहां पर। लेकिन अगर हम फ्यूफाइसी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, इसके साथ में यहाँ पर लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल पाई जाती है, ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ये इसका स्टोर्ड फूड रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या रहेगी, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ठीक है, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ये इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। ये इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है। आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो भी लिखवा रहे हैं। ये तो फ्लेजिला है, सेलवाल है, और सेलवाल में पूछ लेते हैं एलिजिन, एलिजिन कहाँ पाई जाती है, तो एलिजिन जो होती है वो फ्यूफाइसी में पाई जाती है, जैसे अभी आपको बताया सेलवाल में पाई जाती है फ्यूफाइसी में। और ये पूछ लेते हैं कि लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल ये कहाँ पाया जाता है, ये भी क्या है, स्टोर फूड मटेरियल होता है, किसका होता है, फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, स्टोर फूड मटेरियल किसका क्या है, ये सेलवाल में क्या चीज पाई जा रही है, फ्लेजिला किसमें कितना फ्लेजिला पाया जा रहा है, यही सब चीजें एलगी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। अब स्टोर्ड फूड मटेरियल के बाद में, अब इसके बाद में आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, पहले आप इसको नोट करो, पहले आप इसको नोट करो। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहां पर लिख लो, रिप्रोडक्शन, और यहां पर पहली हेडिंग डाल लो कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखो सब में कॉमन है, ये आपको भी पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में कॉमन है, वो होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन सब में कॉमन है। आप फंजाई पढ़ोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा होगा, ठीक है। अभी आप एलगी पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, अभी आगे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। इसके बाद में फिर अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक सेकेंड जरा पानी पी लेते हैं भाई। अब यहां पर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनते हैं, क्या बनेंगे, बाई, कैसे बनेगा, बाई फ्लैजिलेटेड यू स्पोर, यहां पर बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनते हैं, ठीक है। बाई यहाँ पर बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनते हैं, ठीक, बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनेंगे यहाँ पर, और भी कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर बन गए,
ठीक है, तो यहाँ पर बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बन गए, और ये कैसे होंगे जूस्पोर? पियर शेप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होंगे ये? इनका शेप कैसा होता है? पियर शेप होता है इनका। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि पियर शेप के जूस्पोर कहाँ पाए जाते हैं। तो पियर शेप जो जूस्पोर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पियर शेप जूस्पोर वो पाए जाते हैं फ्यूफाइसी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पियर शेप के कहाँ होते हैं? वो होते हैं फ्यूफाइसी में होते हैं। 3 बार आप बोल चुके हैं। ठीक है, 3 बार मैंने बोला है, आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए ये बात। बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पियर शेप के कहाँ होते हैं? फ्यूफाइसी में होते हैं। एंड have two unequal laterally attached flagella। इसमें क्या होता है? ये जूस्पोर होता है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो होगा पियर शेप, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पियर शेप, इसमें क्या होगा? 2 होंगे अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। किसमें? जूस्पोर में। पियर शेप्ड का जूस्पोर होता है, इसमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए और इसको याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पियर शेप्ड जो स्पोर कहाँ पाए जाते हैं? पियर शेप के गैमेट कहाँ पाए जाते हैं? पियर शेप के स्पोर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आएगा और आपको तुरंत टिक लगा के आना है कहाँ? फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, नोट करो इसे। इसके बाद में अब आते हैं, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये तो था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, चलो इसको भी निपटा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये देखो, वहां क्लोरोफाइसी में हम क्या बताए थे? आइसोगैमस टाइप से, ओगैमस टाइप से, एनाइसोगैमस टाइप से। उसमें क्या होता है? सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कई तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन होता है गैमेट का। इसी तरीके से यहाँ पर भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप से पाया जाता है। ठीक है, इस चीज का याद ध्यान रखिएगा। मे बी कैसा? आइसोगैमस, मे बी आइसोगैमस। आइसोगैमस का एग्जांपल क्या रहेगा यहाँ पर? एक्टोकार्पस। मे बी आइसोगैमस, यहाँ पर लिख लो इसका एग्जांपल एक्टोकार्पस। ठीक, और उसके बाद में एनाइसोगैमस और उगेमस, इसमें तीनों तरीके से पाया जाता है। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। तो एनाइसोगैमस किसमें पाया जाएगा? फ्यूकस में, और ओगैमस का एग्जांपल भी फ्यूकस ही रहेगा। ठीक, तो आइसोगैमस किसमें पाया जाएगा? एक्टोकार्पस में पाया जाएगा। एनाइसोगैमस किसमें पाया जाएगा? फ्यूकस में पाया जाएगा। ओगैमस भी जो होता है वो फ्यूकस में ही पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ब्राउन एल्गी में। ठीक, तो ये आप एग्जांपल सहित इसको आप याद रखिएगा। आइसोगैमस का एग्जांपल याद रखिएगा, एनाइसोगैमस का एग्जांपल याद रखिएगा, ओगैमस का भी आप याद रखिएगा।
अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, तो वहां पर आइसोगैमस का एग्जांपल क्या था? तो अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहां पर आइसोगैमस का एग्जांपल वहां पर दो थे। एक तो वो था जिसमें फ्लैजिला पाया जा रहा था, एक तो वो था जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा था। आइसोगैमस जिसमें फ्लैजिला पाया जा रहा था वो था यूलिथ्रिक्स, और जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा था, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस जो थे वो था स्पायरोगायरा था। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा। दो एग्जांपल थे आइसोगैमस के वहां पर क्लोरोफाइसी में, एक तो यूलिथ्रिक्स और दूसरा स्पायरोगायरा। यूलिथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड, वहां पर जो भी गैमीट होते फ्लैजिलेटेड गैमीट हो रहे थे, उनके बीच में फ्यूजन हो रहा था, सेम साइज के थे, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम थी। ठीक, और जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा था, एक ऐसे थे जिन्हें फ्लैजिला नहीं पाया था लेकिन सेम साइज के थे, उनका साइज से सिमिलर था, स्पायरोगायरा उस एग्जांपल था। ठीक, अब बात करते हैं एनाइसोगैमस की। तो क्लोरोफाइसी की अगर बात करते हैं, ये तो मतलब एनाइसोगैमस तुम्हारा फ्यूफाइसी की बात करें तो यहाँ फ्यूकस है। एनाइसोगैमस अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो वहां पर एनाइसोगैमस का एग्जांपल क्या था? वहां पर क्या था? वहां पर एनाइसोगैमस का एग्जांपल तो वहां पर एनाइसोगैमस का एग्जांपल था यूडोरिना। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं वहां पर एग्जांपल क्या था लिखवाए थे आपको? हम यूडोरिना लिखवाए थे। और ओगैमस की बात करें तो वहां पर ओगैमस में वॉल्वाक्स आपको लिखवाए थे, याद होगा आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों को प्रॉपर फ्यूफाइसी पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको क्लोरोफाइसी से भी कंपेयर करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से सेट हो जाए, और हमें उम्मीद भी है यही कि बेहतरीन तरीके से सेट होगा दिमाग में। ठीक है, तो यहां पर ओगैमस का एग्जांपल क्या है? फ्यूकस। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके केवल एग्जांपल बचे हैं अगर फ्यूफाइसी की बात करें तो। इसलिए क्या एग्जांपल के बचे हैं वो भी आपको लिखवा दें, और यहाँ पर क्या होगा, फ्यूफाइसी कंप्लीट हो जाएगी। चलो इसके एग्जांपल भी लिख लो फटाफट। तो इसके एग्जांपल भी लिख डालो, क्लोरोफाइसी फ्यूफाइसी के एग्जांपल लिख डालो फटाफट, यहाँ पर इसको नोट कर लो। अरे यार क्या बताएं, व्हाइट बोर्ड है लेकिन कंटेंट शायद, देखो क्या है कि भले ही व्हाइट बोर्ड है लेकिन कंटेंट आपको बेहतरीन नहीं देंगे। भले ही व्हाइट बोर्ड है लेकिन कंटेंट आपको बेहतरीन देंगे हम, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, फ्यूफाइसी आप लोग पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्या रहेगा? तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले तो फ्यूकस ही लिख लो, और उसके बाद में फ्यूकस के बाद में और भी क्या लिखवाए थे? एक्टोकार्पस लिख लो, एक्टोकार्पस, और क्या लिखवाए थे? डिक्टियोटा लिख लो, डिक्टियोटा, और डिक्टियोटा के बाद में फ्यूकस हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया। हाँ, लैमिनेरिया लिख लो, लैमिनेरिया लिख लो, और सारगासम लिख लो। ठीक है, सारगासम हो गया। फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम। इस तरीके से आप इसको याद रखें। एग्जाम्पल भी देखो क्या है, चाहे आप फंजाई पढ़ो चाहे एल्गी पढ़ो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बना लेते हैं कि एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, उनको क्या होता है फिर उनको मैचिंग कराने को रहता है, ऐसे से मैचिंग कराओ, ये फ्यूकस से कहाँ से आ रहा है? ब्राउन एल्गी से आ रहा है, रेड एल्गी से आ रहा है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी से आ रहा है। तो इस तरीके से क्या, तो मैचिंग कराने को दे देते हैं एग्जाम्पल। तो इसीलिए क्या होता है, एग्जाम्पल भी आप उनको रट डालिए। और एग्जाम्पल याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है, कोई कोड जोड़ मत बनाओ। कोड अगर एक भी कोड भूल गए थोड़ा सा तो पूरा कोड आपका एग्जाम्पल पूरे चले जाएंगे सब, इसलिए कोड कोई मत बनाओ। सबसे अच्छा ये एग्जाम्पल एक बार आप उनको याद करो, पढ़ो उनको, पढ़ के उनको क्या करो, फिर उसको 4-5 बार लिख डालो रफ पर, कई बार लिख डालो उनको रफ पर, 4-5 बार लिख डालो, आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। बस ये एग्जाम्पल याद करने का तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं है कि मतलब
बहुत बच्चे होते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं, वो टीचर ही बताते हैं। आप अभी यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके निकल आएंगे, बहुत सारे तरीके निकल आएंगे इसको तैयार करने के। हम भी ऐसे पहले शुरुआत में कभी बनाया करते थे, लेकिन होता क्या था, कभी भाई टेस्ट देने गए हम, शुरुआत में से कोड बना लिए, टेस्ट देने गए, अब वहां पे क्या हुआ, शेर के ऊपर बंदर बैठा था, ऐसे कोई कोड बना लिए, वहां पर पता लगा शेर तो याद है, बंदर गायब हो गया। हाँ, फिर सोचे शेर के ऊपर क्या बैठा था, क्या बैठा था, पता लगा ध्यान नहीं आ रहा, अब पूरा गायब, सब एग्जाम्पल सारे गायब। तो इसलिए क्या है, फिर हमने क्या किया कि ये सब एग्जाम्पल याद करने के लिए बस हमने यही सोचा कि इनको कई बार पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ के उसको बार बार उसको रफ वर्क करते रहते थे, इसको लिखते रहते थे बार बार, जिससे क्या हो गया, आप सब याद है एग्जाम्पल। तो ये चीज है कि कोड के चक्कर मत पड़ो, इसको ऐसे ही याद कर रखो, कई बार लिख लो उनको, बार बार लिख लोगे तो याद हो जाएंगे, ये चीज है। ठीक है, फ्यूकस एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमनेरिया सरगासम। यहाँ पर फाइको फ्यूफाइसी कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूफाइसी कंप्लीट हो जा रही है। अब आते हैं रेड एलगी की बात करते हैं, रोडोफाइसी की। ठीक है, रोडोफाइसी की बात करते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि रोडोफाइसी शुरू करने से पहले, रोडोफाइसी के साथ साथ में हम रोडोफाइसी और जो एलगी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सॉरी, रोडोफाइसी तो कंप्लीट करेंगे ही, इसके साथ में जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके हैं उनको भी साथ में लिखवा देते हैं, ये सोच रहे हैं। तो आज क्या है, फ्यूफाइसी तक ही रखते हैं, और इसके बाद में क्या करेंगे, हम रोडोफाइसी को और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को एलगी के, उनको हम एक साथ करवा देते हैं, बात एलगी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स पर। ठीक है, तो ये तो आज यहीं तक रखते हैं, ये आज यहीं तक रखते हैं। ओके।